नमस्कार साथियों, क्या आप जानना चाहते हैं कि अगर आपने ईपीएस 95 स्कीम में 25 साल तक योगदान दिया है तो 58 साल की उम्र के बाद आपको कितना पेंशन मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईपीएस 95 में योगदान की असली वैल्यू क्या होती है, आपकी पेंशन कैसे कैलकुलेट की जाती है और 25 साल की सर्विस के बाद किस अमाउंट के योगदान पर कितना पेंशन मिल सकता है। अगर आप या आपके परिवार के कोई सदस्य ईपीएफ में काम कर चुका है या कर रहा है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, हर सेकंड आपके रिटायरमेंट के प्लान के लिए काम आने वाला है। ईपीएस 95 द्वारा जो पेंशन मिलता है उसका कैलकुलेशन करने के लिए मैं अपने इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो डाला हूँ। आज मैं एक यूनिक वीडियो डाल रहा हूँ जिससे आप ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट से यह चेक कर पाएंगे कि आपको आने वाले समय में आपका ईपीएस द्वारा पेंशन कितना प्राप्त होने वाला है। तो सबसे पहले आप गूगल के क्रोम ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र जो आपके मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में अवेलेबल है उसमें ईपीएस पेंशन कैलकुलेटर आप लिख कर गूगल में सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने एक वेबसाइट खुल के सामने आ जाएगा, जहां पे आपको देख सकते हैं पेंशन कैलकुलेटर लिखा होगा। और यह जो है ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट है epfindia.gov.in। यहाँ पे आप पेंशन कैलकुलेटर का जो ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन पे आप जब क्लिक करेंगे आपके सामने एक कैलकुलेटर ओपन होकर आ जाएगा। इस कैलकुलेटर में सबसे पहले आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना जरूरी है। ध्यान दें कि डेट ऑफ बर्थ जो है 1/4/1953 के बाद होनी चाहिए। 1953 से पहले का डेट ऑफ बर्थ अगर डालते हैं तो इस कैलकुलेटर में यह कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ एक डाल के आपको चेक कराने के लिए कैलकुलेटर कैसे काम करता है, मैं कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ डाल के देखता हूँ। यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ 1/1/1962 लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाए। अब आपके राइट हैंड में यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि 58 वर्ष प्राप्त करने की तिथि जो है 31/12/2019 है। यानी आपको पता है कि ईपीएस 95 द्वारा पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको मिनिमम एज 58 वर्ष होना चाहिए। वैसे आप 50 वर्ष के उम्र में भी अर्लियर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, जो कि अगर आप 50 वर्ष की उम्र में पेंशन लेना चाहते थे तो इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 31/12/2001 को आपका अर्लियर पेंशन चालू हो सकता था। तो अब आप यहाँ पे जो सेवा जोड़ेंगे, यानी सेवा का मतलब आप कब कंपनी में ज्वाइन किए और कब आप कंपनी को छोड़ दिए, यानी कब आपका सुपरन्यूएशन हो रहा है, कब आप रिटायर हो रहे हैं, वह डेट यहाँ पे दोनों डेट डालना होगा। मैं यहाँ पे 2001 डेट ऑफ ज्वाइनिंग और 2000 जो है 31/12/2019 डाल रहा हूँ। डेट ऑफ एग्जिट क्यों डाल रहा हूँ? इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे पहले देख चुके थे कि मेरा जो डेट ऑफ एग्जिट था वो 2019 था। क्यों था? क्योंकि मेरा 58 वर्ष पूरा हो जा रहा था 31/12/2019 को, इसलिए मैं वही डेट यहाँ पे डाल रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे एनसीपी डेज डालना है 1995 से लेकर 2014 के बीच। तो देखिए यहाँ पे आपको जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो ईपीएस 95 में पेंशन का कैलकुलेशन होता है वो प्रो रेटा बेसिस पे होता है। यानी कि जब जब इसमें नियम बदला है, वेजेस सीलिंग बदला है, उस वक्त आपको उतने पार्ट में पेंशन का कैलकुलेशन होता है। यहाँ पे आपको 1995 से लेकर 2014 के बीच का एनसीपी डेज डालना है। एनसीपी डेज वह डेट होता है, वह डे होता है जिस पीरियड में आपका पेंशन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। यानी कि जब आप कंपनी में एब्सेंट रहते हैं उस एब्सेंट पीरियड को एनसीपी डेज कंसीडर किया जाता है। यानी कि आपको एनसीपी डेज आपके पासबुक में जब ओपन करके देखेंगे तो आपका एनसीपी डेज वहाँ पर दिखाई दे देगा कि आपने किस कंपनी में, यानी कि टोटल आपका एनसीपी डेज कितना है, कौन से कंपनी में कितना डे एनसीपी डेज था और कितने दिन आप कंपनी में काम किए हैं। यह एनसीपी डेज आपको पासबुक में दिखाई दे देगा। अलग अलग कंपनी में अगर हम काम किए हैं, एक ही कंपनी में काम किए हैं तो एक ही जगह हमें एनसीपी डेज दिखाई दे देगा जब हम पासबुक ओपन करेंगे। अगर हम अलग अलग कंपनी में काम किए हैं तो 31/8/2014 तक जितने कंपनियों में हमने काम किया है उन सभी कंपनियों का एनसीपी डेज जोड़कर एक साथ में 1995 से 2014 के बीच
जितने कंपनी में हमने काम किया उसका एनसीपी डेज हम यहाँ पे लिख देंगे। हम मान लेते हैं कि हमारा कंपनी में सभी जोड़ने के बाद 30 डे आ रहा है, तो हम 30 दिन ही लिख देते हैं यहाँ पे एनसीपी डेज। उसके बाद एनसीपी फ्रॉम 1/9/2014, 1/9/2014 के बाद कितना एनसीपी डेज है वह यहाँ पे हम डाल देंगे, ताकि हमें बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल सही कैलकुलेशन मिले। ये एक्चुअली थोड़ा टेंटेटिव होता है, अप्रोक्सीमेट होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन कैलकुलेशन हमारा एग्जैक्ट हो, इसके लिए हम एनसीपी डेज जो है एग्जैक्ट डालते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन सही हो। यहाँ पे उसके बाद हम क्या करते हैं कि पेंशन योग्य वेतन, पेंशनेबल सैलरी, पेंशनेबल सैलरी वो सैलरी होता है जो आपका गवर्नमेंट जो है ये निर्धारित करता है कि इतना रुपया पे ही आपका पेंशन कैलकुलेशन होगा। जैसा कि 1/9/2014 से पहले 6,500 था। अगर आपका रिटायरमेंट 1/9/2014 से पहले हो चुका है तो आपको अधिकतम 6,500 रुपया ही यहाँ पे पेंशनेबल सैलरी लिखना है, भले आपका सैलरी 18,000 होने दीजिए। अगर आपका डेट ऑफ एग्जिट 1/9/2014 के बाद हुआ तो अधिकतम 15,000 यहाँ पे पेंशनेबल सैलरी लिख सकते हैं, भले आपका पेंशनेबल सैलरी 22,000 25,000 है। अगर 15,000 से कम है तो आपको एक्चुअल लिखना है, और 15,000 से ज़्यादा है तो 15,000 से ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। देख सकते हैं आप कैलकुलेशन में आपका जो है आ रहा है वो 2,394 रुपया पेंशन का अमाउंट दिखाई दे रहा है, जो कि बिल्कुल टेंटेटिव अमाउंट है। आप देख सकते हैं इस कैलकुलेटर बटन पे जैसे ही आप कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे आपका पेंशन के अमाउंट आपके सामने दिखाई देने लगेगा। ये रहा जो है ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट। वैसे आपको तो पता ही है पेंशन का फॉर्मूला, मैंने अपने वीडियो पे बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ और डाला भी हूँ। उन सभी वीडियो का जो लिंक इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चाहे तो आप मैनुअल कैलकुलेशन करके भी सीख सकते हैं, खुद से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि आपका पेंशन का अमाउंट कितना बनेगा। उन सभी पे मैं एक एक वीडियो बना कर रखा हूं। मान लेते हैं कि आपका रिटायरमेंट 2019 में हो गया था, लेकिन आपने पेंशन चालू नहीं करवाया और आप जाके 1/4/2025 को पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म 10C भर के, तब आपको 2,394 रुपये नहीं मिलेगा, अब आपको 2,936 रुपये महीने का पेंशन मिलेगा, क्योंकि आपने पेंशन जब आपका रिटायरमेंट हुआ था उस समय आपने अप्लाई नहीं किया था, और आपने उस समय अप्लाई नहीं किया तो आपको अब जो है ज़्यादा पेंशन प्राप्त होगा। अर्थात जिस वक्त आप रिटायर होते हैं उस वक्त अगर आप पेंशन नहीं अप्लाई करते हैं और लेट से अप्लाई करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, तो आपको प्रति वर्ष 4% बढ़ के पेंशन आपको मिलता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप पेंशन का कैलकुलेशन ईपीएस द्वारा कितना पेंशन मिलेगा, इसका कैलकुलेशन आप पेंशन जो ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है कि आप खुद से मैनुअल ईपीएस 95 द्वारा कितना पेंशन मिलेगा उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से आपको रिमाइंड करता हूं कि पेंशनेबल सैलरी अर्थात पेंशनेबल सैलरी आपको कितना है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आपने कितने वर्ष ईपीएस में कंट्रीब्यूशन किया है उतना सर्विस, और डिवाइड कर देंगे 70 से, तो आपको पेंशन का अमाउंट इसमें मिल जाता है अप्रॉक्सीमेटली। आशा करता हूं यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें।